ये राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, जो 1990 या 92 में बनी थी, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे दुश्मन हैं, इनसे तो ना फंडिंग ले। अगर मैं किसी को डोनेशन दे रहा हूँ तो देयर इज सम वेस्टेड इंटरेस्ट आल्सो। वो सब वेस्टेड इंटरेस्ट कांग्रेस शुरू से चाइना के प्रति दिखाती आई है। चाइना ने पैसा दिया है इनको, इन्होंने उनको फ्री ट्रेड दे दिया। वाजपेयी जी ने 39 जो है बिलियंस की रिजर्व छोड़कर गए थे, उनको 339 बिलियन डेफिशिएट कर गए। क्यों कर गए? उन्होंने चाइना को फ्री ट्रेड दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये राजीव गांधी फाउंडेशन थे, एक स्टडी कराई गई, उस स्टडी में ये लिखा गया है कि साहब जो फ्री ट्रेड विद चाइना विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। उसको बेस बना के गवर्नमेंट ने उनको फ्री ट्रेड अलाउड कर दिया। उसके अंदर देखिए आप कितना इन्होंने बजट के अंदर, जो हमारा एनुअल बजट हो, उसमें 100 करोड़ रुपए इनको दिए जा रहे हैं। वो तो भला उन एमपीज़ का जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इसको बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया था, देन दैट वाज रादर यू कैन से डाइवर्टेड इन ए वे कि साहब ये जो फंडिंग 100 करोड़ की हम आपको बजट में दे रहे थे, हम दे नहीं सकते बिकॉज ऑफ अपोजिशन। ये जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है ना, ये आपको करके 100 करोड़ आपका पूरा कर देगी। उसके बाद आप डोनेशन की लिस्ट देखोगे ना, उसके अंदर जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, पता नहीं किस किस मिनिस्ट्री ने फंडिंग दे रखी है। LIC ने फंडिंग कर रखी है, हैं? सभी डिपार्टमेंट्स ने, सभी आपके पब्लिक अंडरटेकिंग ने फंडिंग कर रखी है। वो तो छोड़िए आप, ये आपकी चाइना, उन्होंने फंडिंग कर रखी है, और जाकिर नायक उन्होंने फंडिंग कर रखी है, और आपके जो है ये एम्बेसी चाइना की, उन्होंने फंडिंग कर रखी है। साहब जो ऐसी कौन, किसने बनाई है राजीव गांधी फाउंडेशन? ये तो सिर्फ एक फाउंडेशन है। नेशनल हॉल देख लीजिएगा आप, और आपके जो इन्होंने बना रखा है यहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू का एक मेमोरियम बना रखा है, वहाँ देख लीजिएगा। इन्होंने इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा लूटा है। चाहे कोई दोस्त तो ला भाई लाता है तो क्या लेके आया, दुश्मन है तो ला भाई तू क्या लेके आया, दे दे मुझे। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे दुश्मन हैं, इनसे तो ना फंडिंग ले। अगर मैं किसी को डोनेशन दे रहा हूँ तो देयर इज सम वेस्टेड इंटरेस्ट आल्सो। वो सब वेस्टेड इंटरेस्ट कांग्रेस शुरू से चाइना के प्रति दिखाती आई है। चाइना ने पैसा दिया है इनको, इन्होंने उनको फ्री ट्रेड दे दिया। वाजपेयी जी ने 39 जो है बिलियंस की रिजर्व छोड़कर गए थे, उनको 339 बिलियन डेफिशिएट कर गए। क्यों कर गए? उन्होंने चाइना को फ्री ट्रेड दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये राजीव गांधी फाउंडेशन थे, एक स्टडी कराई गई, उस स्टडी में ये लिखा गया है कि साहब जो फ्री ट्रेड विद चाइना विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। उसको बेस बना के गवर्नमेंट ने उनको फ्री ट्रेड अलाउड कर दिया। उस फ्री ट्रेड में क्या खरीदा है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खरीद ली, की प्रोजेक्ट्स A to Z, पूरी इंडस्ट्री आके लगा दी है उन्होंने। और वही इंडस्ट्री देखा मैं 3 साल के बाद जीरो हो गई, क्योंकि दैट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड नोबडी बॉदर्ड टू रेक्टिफाई दोज डेफिशिएंसी विच केम अप। रिजल्ट क्या हुआ कि जो पैसा हमने भेजा था उस इंडस्ट्री को इंपोर्ट करने के लिए, वो सारा जीरो डाउन हो गया। उसके बाद में जो हमारी इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और जितना कंज्यूमर प्रोडक्ट था वो सारा चाइना से आने लग गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, हिंदुस्तान जो था इट हैज़ बिकम इकोनॉमिकली वेरी वीक। हमारे जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी वो सारी चाइना की तरफ जाने लगी, और उसके एवज के अंदर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कितना पैसा रिश्वत के रूप में, तो कहूँगा इट्स अ रिश्वत, इट्स अ ब्राइब इज़ ए मनी विच इज़ टेकन फॉर सम वेस्टेड इंटरेस्ट। यहाँ उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ये था कि मैं साहब उसको एक बेनिफिट दूंगा तो वो मुझे पैसा देगा। उन्होंने उनका इंटरेस्ट पूरा कर दिया, उनको फ्री ट्रेड दे दिया, उन्होंने उसको रिकूप किया बाय वे ऑफ ब्राइब। एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट, if I say, has taken the bribe to loot this country, to doom this country, this is nothing wrong in it. तो साहब ये वही कांग्रेस गवर्नमेंट है जिनको हमने अपने सर आंखों पे बिठाया 70 सालों में, आज उसकी असलियत पता लग गई है। अगर नेहरू जैसे नेता इस देश में ना होते, और उसके बाद में सोनिया गांधी जैसी जो बेचारी एक होटल के अंदर एक रूप में काम करती थी, आज वो शी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड है। इसके पास पैसा कहाँ से आया? जो भी आपकी फाइनेंस की, डिफेंस की डील हुई, उसके 10% कमीशन, हर एक के अंदर कमीशन ले लेके उन्होंने अपने तहखाने पैसों से भर लिए। तभी तो कहते थे द कांग्रेस इज़ अनदर नेम ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री। पहली बात तो ये बोलिए, कांग्रेस पार्टी जो है इट्स ए इंडियन पार्टी, पॉलिटिकल इंडियन पार्टी, इट्स ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द चाइना। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया।
whether the Congress is a political party of India or it's a political party of China. पहले तो आप मुझे ये क्लियर करिए कि whether it belongs to the India or it belongs to China. अब हैरानगी की बात है, मैं इस बात को सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। जब से इसका कांग्रेस का इंसेप्शन हुआ है, ओरिजिन हुआ है 1885 में होम द्वारा, और आज तक लेकर के इन्होंने कभी देशवासियों की परवाह नहीं की है। और इस बात को मैं बोल्डली कह सकता हूँ। पहले ही अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने रहे, उसके बाद में पाकिस्तान के पिट्ठू बने रहे, उसके बाद में चाइना के पिट्ठू बन गए। अब पता नहीं इनको कोई मिल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई पिट्ठू बने तो काम नहीं बनेगा, चलो भाई ठीक है दुश्मनी ही कर लेते हैं। बेचारे मोदी से दुश्मनी करते करते देश से दुश्मनी कर बैठे। अब तो मेरे हिसाब से जो है ना, राहुल गांधी को मेगाशय अवार्ड शुड बी इमीडिएटली गिवन टू हिम, बिकॉज मेगाशय अवार्ड जो हमारे केजरीवाल साहब को मिला है, ठीक है ना, फॉर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। क्योंकि मुझे लगता नहीं कभी मेगाशय अवार्ड किसी भी देशभक्त को दिया गया हो, या स्वतंत्रता सेनानी को दिया गया हो, या किसी नोबल लॉरिएट को दिया गया हो जिसने देश के लिए, जनता के लिए या हिंदुओं के लिए ऐसा कोई काम किया हो जो उनके हित में हो। ये सारे जो भी मेगाशय अवार्ड होते हैं, अभी रिसेंटली आप देखो 3 फोटोग्राफर्स थे, उनको दिया गया था चाइना के अंदर। इट वाज गिवन ओनली फॉर taking the photograph of all those pictures which were anti-national pictures. They were one-sided depiction of the things. जो इसका दूसरा साइड वो नहीं, वहाँ बच्चे को बिठा दिया, देखता वो बेचारा घुटने पर चल रहा है, सामने बाज बैठा हुआ है, वो तो उसने सीन दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि इसके बाद क्या वो बाज को वहाँ से भगाया गया, बच्चे को उठा के अंदर लिया गया, वो नहीं बताया, क्योंकि उसमें हिंदू संस्कृति आती थी। जबकि फैक्ट ये थे उस बच्चे को हटा लिया गया था वहाँ से और बाज को भगा दिया गया था। उस बात को उन्होंने जानबूझकर छुपाया और ये दिखाया कि देश में इतनी भुखमरी है कि बेचारे वो खाने को नहीं मिल रहा। छोटा सा बच्चा है, वो बैठा है और बाज सामने कब पल रहा, मार के बच्चे को उठा के ले जाए। ऐसी ऐसी जो पिक्चरें देते हैं, उस पिक्चर को, फोटोग्राफर को वो अपना मेगाशय अवार्ड देते हैं, या एक कुलबर जो अवार्ड अभी आया था रिसेंटली, वो दिया जाता है। किसी देशभक्त को, जो देश की खातिर कोई सेना का आदमी मरा हो, पुराने स्वतंत्र सेनानी हो, या किसी ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई हो, आज तक ना मेगाशय अवार्ड मिला, ना वो दूसरा भी जो अवार्ड था कुलबर अवार्ड समथिंग लाइक द, वो अवार्ड उनको दिया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ हमारे देश में हम कहते थे राजा जयचंद जो था उसने पृथ्वीराज को मरवाया था। उस समय एक जयचंद होता था और अब 10 में से 8 जयचंद मिल रहे हैं, और उन सब जयचंद के जो सरदार हैं वो कांग्रेसी हैं। इन कांग्रेसियों ने कभी भी कोई स्टेप देश के हित में लिया ही नहीं है। कहते हमने देश को स्वतंत्र करा दिया। अरे भैया, तुम कौन होते, तुम्हारी औकात क्या थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए? तुमने तो एक शोशोबाजी करके, ढकोसला दिखा करके, पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके अपनी सत्ता कायम करी और मुसलमानों को एक अगला राज्य दे दिया, जैसे कि उनकी अपनी देश था, ये उनकी अपनी कंपनी थी, अपनी प्रॉपर्टी थी। असली देश को जो छुड़वाने वाले थे या फ्रीडम लाने वाले थे, वो तो यूएनओ थी, रशिया थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ की यूएनओ डिसाइड किया था कि जितनी भी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स की हैं, दे विल लीव दोज कॉलोनीज फ्री। उनमें से हिंदुस्तान को जो है ना, रशिया के कहने के ऊपर यूएनओ की मेंबरशिप मिली थी। यूएनओ के अंदर ब्रिटिशर्स ने लिख के दिया था कि साहब हम इनको जो पावर है हैंड ओवर करेंगे, और वो दैट वाज साइंड बाय द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आल्सो देयर। तो जब ये चीज़ें 1945 में हो गई हैं, ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द हैवी कैजुअलिटी जो ब्रिटिशर्स सफ़र की थी सेकेंड वर्ल्ड वार में। हैवी कैजुअलिटी करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिसने
ये देश को आज़ादी दिलाई है, उसके साथ हमारे जो प्रसिद्ध चाचा नेहरू कहते हैं, परंतु असली नाम मुझे भी नहीं पता उनका क्या है। लोग कहते हैं नेहरू जी हैं, चाचा नेहरू हैं, हमें नहीं पता वो चाचा किसके हैं। मेरे तो चाचा हैं नहीं, पता नहीं किसके चाचा, आप जानते होंगे ना। मुझे ये पता कि वो नेहरू हैं। मुझे तो ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो जो एक गयासुद्दीन वगैरह होते थे, ये उनकी जो प्रोजेनी चली आ रही थी। फैक्ट जो है दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय यू, बट व्हाट इज़ इन द न्यूज़ आई एम टेलिंग यू, दे आर ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ द सेम मुस्लिम एंड बाबर डेस्टाइनी। वो देख लीजिए, हमारी जो है ना इंदिरा गांधी, वो गई थी अरब कंट्री के अंदर। वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी? वो बागे दीदार करके वहाँ एक जगह हैं जहाँ उस बाबर की जो अंत्येष्टि यहाँ पे हुई थी, उसके अंत्येष्टि ले जाकर के उन्होंने वहाँ दफनाई थी, वहाँ दर्शन करने गई थी। दैट शोज़ कि साहब ये जो हैं उसी कड़ी की ही आगे चली आ रही हैं। तो जब ये कड़ी वही है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने देश को हमेशा तोड़ा है, देश को लूटा है, हमारी बहनों की, नारियों की इज्जतें लूटी हैं, मंदिरों को तोड़ा है। ये तो सब उनका पुराना एक हिस्ट्री चली आई है, वो तो दे कैन नॉट चेंज इट सर। कल जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी निकम्मा है, उसको लेकर भाई साहब देखिए, संबित पात्रा तो बेवकूफ़ है बेचारे, उन्हें सच्चाई तो मालूम नहीं है। मैं ये कहता हूँ राहुल गांधी जो एक बहुत ही जीनियस हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, ही शुड हैव बीन गिवन ए नोबेल प्राइज लॉन्ग बैक। उसका नाम तो गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए था, नहीं आया। अब मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं गुजारिश भी करता हूँ संबित पात्रा से, अगली बार वो ये बोलें कि साहब मैं राहुल गांधी का नाम नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ इनका नाम गिनी बुक्स में आ जाए कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नेशनलिस्ट माइंडेड पर्सन, वेरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले हैं। ही नेवर थिंक एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द पब्लिक बेनिफिट। तो साहब इतने अच्छे नेता हैं, मैं अपने मुंह से गलत क्यों बोलूं? उसके लिए बच्चे बच्चे को बताया कि राहुल गांधी कितने अच्छे हैं। तो साहब अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, चाइना के साथ। ये जो चाइना की प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट केम ऑल ऑफ ए सडन। ये पहली बार चाइना ने जो है ना, जो नो मैन लैंड होती है 2 किलोमीटर दिस साइड 2 किलोमीटर दैट साइड, जिसको कहते हैं कि सब वो बीच की जगह है, वहाँ की नो बडी कैन एंटर, नो बडी कैन पेट्रोल, नो बडी कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग एल्स। तो पहले तो ये प्रैक्टिस हुआ करती थी साहब, वो 4 किलोमीटर अंदर आ गए, फिर वहाँ से फ़ोन करते थे मिनिस्टर ऑफ अफेयर को, तो वहाँ पे चिदम्बरम साहब बैठे होते थे या कोई बैठा होता था, शिंदे साहब होते थे, कहते कोई बात नहीं, आ जान दो यार, बंजर भूमि है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जान दो। तो वो चाइना को आदत पड़ी हुई थी कि जो नो मैन लैंड है इसके अंदर हम इंक्रोच कर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और जहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं हिंदुओं के जो सैनिक हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और वो क्या करेंगे, हम पीछे बड़ी बड़ी फोर्स इकट्ठे कर देंगे, टैंकों की लाइन लगा देंगे, वो डर के हमारे पीछे हट जाएंगे। क्या होगा, अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फ़ोन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहेगा ना बाबा ना, हम चाइना से नहीं लड़ सकते, चाइना बहुत बड़ा देश है और आप 5 किलोमीटर पीछे आ जाओ। पर चाइना को ये नहीं मालूम था हु इज़ हेडिंग दिस कंट्री एट दिस स्टेज। इट इज़ नॉट द ओल्ड रॉटन, द वर्ड आई एम सेइंग रॉटन कांग्रेस, दिस इज द न्यू एनर्जेटिक मोदी गवर्नमेंट जो कि इमीडिएट स्टेप उठाती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है, दिस इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट टिल डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग द इंडिपेंडेंस टिल। इतने 70 सालों में पहली बार एक गवर्नमेंट आई जो कि स्टेबल गवर्नमेंट है और जो बड़े कड़े फैसले ले लेती हैं, जो बोल्डली अपने आप को वर्ल्ड के सामने पेश करती हैं। और पहली बार जब हिंदुस्तान ने कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम 1 इंच ना लेते हैं ना लेने देंगे, पूरा वर्ल्ड, पूरी यूरोपियन कंट्री, पूरे आसियान ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं वो, और सारी यूरोपियन कंट्री, यूएसएसआर तक देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, सारे इनकी मदद को तैयार खड़े हो गए। चाइना की प्रॉब्लम एक ओवरनाइट नहीं पैदा हुई है। पहले तो इन्होंने अक्साई चीन दे दिया, 5 साल तक सड़कें बनती रही और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी सोते रहे, उनका चाइना के प्रति
अगाह प्यार था, अगाह प्रेम था। उस समय चाउन लाई शायद मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने पंचशील की भी एक प्रिंसिपल बना लिया और वो चाहते थे कि हम जो है चाइना हमारे बड़े भाई की तरह से है। तिब्बत का इशू हुआ तो कहा कोई बात नहीं, तिब्बत को आप ले जाओ, जैसे तिब्बत इनके बाप का था। अरे हु आर दे टू कंसेंट कि साहब ये तुम ले जाओ। चाइना का तो कोई बॉर्डर था ही नहीं हमारे साथ। चाइना का, हमारा हिंदुस्तान का जो बॉर्डर था वो जो था तिब्बत था, अफ़गानिस्तान था, एक तुर्किस्तान तुर्कमनिस्तान जो बनता था, एक वो था। 3 बॉर्डर हमारे यहाँ लगते थे ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड के अंदर। चाइना का तो सवाल ही नहीं होता है। चाइना इसीलिए हमारे बॉर्डर तक आ गया, उसने जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ थी उसको पहले फाइनेंस किया, इतना फाइनेंस कर दिया कि वो दे नहीं पाए। फिर वहाँ उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी कर दी और फिर कम्युनिस्ट पार्टी के फिर उन्होंने क्या किया, उस देश के पॉलिटिकल जितना भी थे लीडर्स उनको ब्राइब किया। ब्राइब करके उन्होंने वो धीरे धीरे उस देश की सत्ता संभाल ली एंड दैट हैज़ बीन एनेक्स्ड विद दी चाइना। अगर आप ओरिजिनल चाइना को देखोगे तो डेट जस्ट लाइक ताइवान, जितना बड़ा ताइवान है उतना ही वो चाइना था ओरिजिनली। आज देख लीजिए कितने देशों को, मंगोलिया क्या उधर पता नहीं कौन कौन से देशों को उसने इसी एक टेक्निक के हिसाब से विस्तारवादी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि नो मोर विस्तारवादी, ये नहीं चलेगी विस्तारवादी, जो तुम्हारी ये जो पॉलिसी है ये नहीं चलने देंगे हम लोग। अभी रिसेंटली आपके सामने नेपाल की जगह उन्होंने घेर ली है, भूटान की जगह घेरने को तैयार है, हिंदुस्तान की जगह उन्होंने घेर ली है। उनका तो एक नियम बन गया कि पहले पैसा दो, दोस्त बनाओ, फिर उनके घर में घुस जाओ, फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ही जैक कर लो, फिर गवर्नमेंट पे सत्ता कायम कर लो। अभी नेपाल में क्या हो रहा है, 2 पार्टी हैं, एक मार्क्सिस्ट पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी है। वहाँ पर 2 पार्टी खड़ी कर दी उन्होंने। कल को कोई झगड़ा होगा कि क्या होगा कि ओली साहब जो है ना प्रचंड जी को पावर दे देंगे, फिर भी तो वही कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक बार अगर कोई उसके शिकंजे में फंस गया तो वो उससे निकलना बाहर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।